Hello guys, welcome everyone to this session of IC Engine in which we are going to deal with the components of the IC Engine. आपका SSC JEE एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. यस, वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट ऑल्सो कि उनके पीछे का रीज़न क्या है, बट मैं आपको कंप्लीट थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हूँ, एक एक चीज़ नहीं लिखवाने वाला हूँ, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ. अगर आप अपने थ्योरी से नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल बाय विशाल शर्मा में शेयर कर दिए हैं, तो वहां पर आप जाके उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आईसी इंजन के नोट्स डाउनलोड करके अपना प्रॉपर रिवीजन भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई विल रिकमेंड यू टू डाउनलोड दीज कंप्लीट आईसी इंजन नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल बाय विशाल सर. उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे जाके फाइल सेक्शन में सर्च करना आईसी इंजन बाय विशाल सर. आपको वहां पे आईसी इंजन के नोट्स, थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स, काफी सब्जेक्ट्स के नोट्स और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे. तो पहले तो आप आईसी इंजन के नोट्स डाउनलोड करके उनका या तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा और अपने सामने रखिएगा whenever you are going to taking these classes. So now let's start this session guys without delay because एक एक सेकंड आपका अभी प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं हमारे आईसी इंजन में, सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका स्पार्क प्लग. क्या आता है? स्पार्क प्लग आता है. अब सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट आपका यूज में लिया जाता है, ये जो कंपोनेंट आपका यूज में लिया जाता है ये किस इंजन में यूज में लिया जाता है. तो स्पार्क प्लग, एस फोर स्पार्क, एस फोर स्पार्क इग्निशन इंजन, तो ये आपका यूज में लिया जाता है गाइस स्पार्क इग्निशन इंजन में, यानी पेट्रोल इंजन में. कहाँ यूज में लिया जाता है ये स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज में लिया जाता है. दीज आर द शॉर्ट नोट्स गाइस. और हम कह सकते हैं कि ये यूज में लिया जाता है पेट्रोल इंजन में. किसमें? पेट्रोल इंजन में लिया जाता है. और पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर होता है. ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सेंस जब कंप्रेशन होता है, सो ड्यूरिंग द कंप्रेशन किसका कंप्रेशन होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन होता है. ड्यूरिंग द सक्शन किसका सक्शन होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर का सक्शन होता है. व्हाट डू मीन बाय एयर फ्यूल मिक्सचर? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर. तो उसका इग्निशन करने के लिए स्पार्क प्लग यूज में लिया जाता है. और स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है. स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके टंगस्टन के बने होते हैं. आप कहोगे सर इतना महंगा क्यों यूज में लिया जाता है? अब लिया जाता है ना. तो ये आपके स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड. ठीक है, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है. जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट विल मूव फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, वेयरएज द पॉजिटिव आयंस विल मूव फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आप देखेंगे आप यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप है और इस गैप के अंदर होता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर हो सकता है. मेनली एयर ही होती है, फ्यूल तो काफी कम होता है क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो काफी आपका कम होता है इसमें. अब मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में एयर ही है. ठीक है, फ्यूल भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रोड के बीच में गैप है मतलब वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर है, मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसीलिए वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है. अब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है इसको हम इंक्रीज करते हैं. So if you are going to increase the voltage difference, then electron will tend to jump from the negative terminal of the electrode to the positive terminal of the electrode. In that meantime, when it will jump from the negative terminal to the positive terminal, it will collide with the positive ions which are coming from the positive terminal of the electrode to the negative terminal of electrode. तो जब इलेक्ट्रोड जंप मारते हैं तो पॉजिटिव आयन से वो टकराते हैं. ड्यू टू दिस कोलिजन देयर विल बी इलेक्ट्रिक स्पार्क बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड. और स्पार्क प्रोड्यूस होने के कारण इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है. ध्यान रखिएगा ये वोल्टेज डिफरेंस होता है
आपको लेके चलना है वेरी हाई वोल्टेज, आप इसको 10 से 20,000 ले सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन ऑप्शन 20,000 वोल्ट आप वहां पे आंसर टिक करके आ सकते हैं। ये जो गैप होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्पार्क गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पार्क गैप। ये हाई वोल्टेज इसीलिए दी जाती है ताकि इस स्पार्क गैप को ओवरकम किया जा सके। क्या किया जा सके, स्पार्क गैप को ओवरकम किया जा सके, इलेक्ट्रॉन आपका जंप मार सके। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मारता है ड्यू टू द स्पार्किंग, टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके कारण आपने सुना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो whenever the temperature of the substance increases it's there will be a thermal expansion, उसका तापीय प्रसार होता है। तापीय प्रसार होने के कारण उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, विड्थ हाइट सब इंक्रीज हो जाती है। अब जब स्पार्क प्लग में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के जो डायमेंशंस हैं वो भी चेंज होंगे, इलेक्ट्रोड्स की लेंथ चेंज होगी। और जब स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड की लेंथ चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा, देखिएगा ये जो गैप है इनके बीच का ये भी चेंज होगा। जब इनके बीच का ये स्पार्क गैप चेंज होगा, स्पार्क गैप जब चेंज होगा तो स्पार्क गैप के चेंज होने के कारण इन ऑर्डर टू कीप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वी हैव टू चेंज द वोल्टेज, हमें वोल्टेज चेंज करनी पड़ेगी। अब हम ये वोल्टेज कितनी बार चेंज करेंगे, टेम्परेचर तो बहुत बार चेंज होगा, तो हर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वोल्टेज रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। so that's why what we are going to do, we are going to keep this spark gap as a constant। हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिस पर थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट ना पड़े, उसमें थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो मैंने शायद क्या बता दिया था, टंगस्टन बता दिया था क्या, टंगस्टन नहीं होगा बेटा वो, है ना। टंगस्टन तो आपके उसमें बल्बों में भी आता है। हाँ, तो वो टंगस्टन नहीं होगा, वो मैंने गलत बता दिया था आपको, वो थोड़ा ध्यान रखना भी एक बार। तो अभी मैं बताता हूँ क्या सा मटेरियल यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इस स्पार्क प्लग के गैप को हम क्या मेंटेन करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। स्पार्क प्लग का गैप अगर कांस्टेंट मेंटेन होगा तो हमें बार बार वोल्टेज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें एक ऐसा मटेरियल यूज में लेना पड़ेगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेंड्स टू 0। हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेंड्स टू 0। तो इसके लिए दो मटेरियल आपको याद रखने, एक तो याद रखना है आपको प्लेटिनम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, टंगस्टन कैसे महंगा हो गया, प्लेटिनम, है ना। और एक आपको याद रखना है निकल एलॉय। निकल एलॉय इज आल्सो नोन एज सुपर एलॉय बिकॉज इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज टेंड्स टू 0। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेंड्स टू 0 है, और जब इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेंड्स टू 0 होगा तो उस केस में आपका जो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा और आपको बार बार वोल्टेज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये जो स्पार्क गैप होता है उसकी वैल्यू होती है 0.6। 0.6 ये याद रखना है डाटा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट इज से 1.6 mm तक होती है, बट आप 0.6 mm याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप कितना होता है। ठीक है, और इस स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के बीच के जो ये गैप है इसको मेजर करने के लिए जो गेज यूज में लिया जाता है उसे हम बोलते हैं फीलर गेज। एक सेकेंड, फोन आ रहा है। स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके गैप को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है फीलर गेज। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पर होगी, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड का गैप हो गया है, और यही चीजें इसके बारे में आपको यहाँ पे याद रखनी है स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के बारे में। और तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज में लिया जाता है, स्पार्किंग होती है, यहाँ पे इग्निशन सिस्टम यूज में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो रोटेटिंग मैग्नेट से प्राप्त की जाती है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके लिए एक
एक्सटर्नल सोर्स एज ए बैटरी यूज में लिया जाता है। 6 से 12 वोल्ट की वो बैटरी होती है। मैग्नेटो सिस्टम में बैटरी यूज में नहीं ली जाती और बैटरी इग्निशन सिस्टम में मैग्नेट, रोटेटिंग मैग्नेट यूज में नहीं लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टी सिलेंडर इंजन में। Okay, so this is all about the spark plug. Now let's move to the next thing, that is the piston. And piston तो आपका पता ही, आपको एल्यूमिनियम एलॉय का बनता है जनरली। और अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए अलग अलग मटेरियल, कास्ट आयरन का भी बनता है क्योंकि कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3 मटेरियल का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका कास्ट आयरन, ठीक है, और ये आपका एल्यूमिनियम तो एलॉय हो गया, ये इसको लास्ट में ले लेंगे। कास्ट आयरन से कम स्ट्रेंथ वाला होता है आपका स्टील एलॉय, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कास्ट आयरन फॉर सेम वॉल्यूम, तो कास्ट आयरन का जो वेट होगा, कास्ट आयरन का वेट होगा आपका मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर दीज टू। और एल्यूमिनियम एलॉय हल्का होता है, आपको पता होगा कि इसका जो वेट होगा इट विल बी मिनिमम, वेट मिनिमम होगा, इसका वेट मैक्सिमम होगा। वेट अगर इसका ज्यादा होगा, डेंसिटी अगर इसकी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली कार्बन भी इसमें ज्यादा होता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। एंड देयर इज ए गुड न्यूज कि आने वाले एक साल में आपको एएलपी और जेई की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे कि पहले भी स्टूडेंट मुझसे पूछते थे कि सर एएलपी और जेईएन की वैकेंसी कब आएगी, मेरे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो इसलिए मैं नहीं बताता था। बाकी सभी बताते थे कि आने वाली है 2022 में आएगी, अभी तक तो नहीं आई। लेकिन हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट और जेईएन की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन बनाए रखिएगा। जिनका डीआरडीओ का एग्जाम है वो भी इस सेशन को देख सकते हैं। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये ज्यादा लोड को कैरी कर सकेगा, ठीक है, और अगर ये ज्यादा लोड को कैरी करेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इससे बनने वाली गाड़ियों का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा, गाड़ी भारी होगी, तो ये फ्यूल ज्यादा खाएगी, फ्यूल फ्यूल का कंजप्शन इसमें ज्यादा होगा। मास अब इसमें ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन लिख देता हूं मैं, है ना, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ये इसमें ज्यादा होगा। और अगर फ्यूल कंजप्शन इसमें ज्यादा होगा तो इसकी जो इकोनॉमी होगी वो कम होगी। इकोनॉमी, इसकी जो इकोनॉमी होगी वो कम होगी। ठीक है, नाउ आई विल बी हाइट। अब आप कंपेयर कर लो, इसकी स्ट्रेंथ कम है, ये लोड कम कैरी करेगी मिनिमम, ये लोड कम कैरी करेगी, ये इसका गाड़ी का इनर्शिया कम होगा, गाड़ी हल्की होगी, जड़त्व। और इसका जो गाड़ी हल्की होगी, तेल कम पिएगी, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मिनिमम होगा, और फ्यूल कंजप्शन कम होगा तो गाड़ी की इकोनॉमी ज्यादा होगी, गाड़ी की इकोनॉमी बेहतर होगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका गर्जन पिन ले लीजिए। गर्जन पिन, ये फिसल रहा है पेन, ऑयल लग गया। गर्जन पिन, ठीक है। अब देखिएगा गजन पिन पर साइक्लिक लोडिंग आती है। गजन पिन हो गया, आपका कनेक्टिंग रोड हो गया, आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक हो गया, ये जो चीजें होती है ना, इन पर आती है साइक्लिक लोडिंग। अब जब भी साइक्लिक लोडिंग आती है ना, तो उसके फेल होने का जो खतरा है एज कंपेयर टू द स्टैटिक लोडिंग बहुत ज्यादा होता है। अब साइक्लिक लोडिंग आती है तो इसको हमें एक्सटर्नली और इंटरनली डिफेक्ट फ्री बनाना पड़ता है। एक्सटर्नली भी डिफेक्ट फ्री बनाना पड़ेगा, इंटरनली भी डिफेक्ट फ्री बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, मशीनिंग कर सकते हो। इंटरनली डिफेक्ट रिमूव करने के लिए उसमें कोई, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो उसमें कोई अंदर से कैविटी वगैरह बनी नहीं होनी चाहिए।
तो एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए की जाती है मशीनिंग, और इंटरनल डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए की जाती है फोर्जिंग। ठीक है, एक सेकंड भाई। फोर्जिंग की जाती है। मशीनिंग करने से एक्सटर्नल क्रैक्स वगैरह जो होते हैं, जो भी उसकी सरफेस फिनिश है वो इंप्रूव हो जाती है। सरफेस फिनिश इंप्रूव होने से आपको मालूम होगा, सरफेस फिनिश इंप्रूव होने से आपको मालूम होगा कि उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। आप डिजाइन और मशीन एलिमेंट्स में पढ़ते हैं कि जब सरफेस फिनिश इंप्रूव होती है तो जो शाफ्ट होती है उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, सरफेस फिनिश फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। फोर्जिंग करने से इंटरनल डिफेक्ट्स वगैरह जो होती है, कैविटी वगैरह होती है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और फोर्जिंग में भी हम कौन सी फोर्जिंग यूज में लेते हैं, देखिएगा फोर्जिंग में भी हम यूज में लेते हैं ड्रॉप फोर्जिंग, कोल्ड ड्रॉप फोर्जिंग यूज में ली जाती है। और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है स्टील। अब इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज में लिया जाता है, स्टील यूज में लिया जाता है। और स्टील की जब फोर्जिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोर्ज स्टील, है ना। स्टील की जब हम फोर्जिंग कर देंगे उसे हम बोलेंगे फोर्ज स्टील। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा फोर्ज स्टील। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा फोर्ज स्टील। स्टील वैसे क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, और डक्टाइल मटेरियल की फोर्जिंग करना थोड़ा सा आसान रहता है। और यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, जैसे ये गजन पिन हो गया, गजन पिन के साथ साथ आपका कनेक्टिंग रोड हो गया, आपका क्रैंक हो गया, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट हो गया। जहां पर भी आपको साइक्लिक लोडिंग देखने को मिल जाए, थोड़ा सा वहां पे ऑब्जर्वेशन करना, रटना नहीं है। जहां पे भी आपको साइक्लिक लोडिंग देखने को मिल जाएगी वहां पर आप फोर्ज स्टील यूज में ले सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज द पिस्टन रिंग। देखिए, आप जो गाड़ी यूज में लेते हो उसमें होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, सिलेंडर के अंदर की तरफ वियर टीयर कम होना चाहिए, वियरिंग कम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पिस्टन की भी वियरिंग कम होनी चाहिए। तो जब हम पिस्टन रिंग यूज में लेते हैं तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट पिस्टन रिंग, जो पिस्टन का एरिया सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में आता है, इट विल बी डिक्रीजेस। सो वेन एवर दैट एरिया विल बी डिक्रीजेस, तो आपका कांटेक्ट बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर विल बी रिमूव्ड, है ना, कांटेक्ट हट जाता है। क्योंकि पिस्टन और देखा होगा यार, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जैसे पिस्टन और सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर रिंग लगा देता हूँ, फिर इसको मैं सिलेंडर के अंदर डालता हूँ, तो आपका पिस्टन विल नॉट कम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सिलेंडर, ओनली रिंग विल कम इनटू द कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर। तो जब रिंग सिलेंडर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वियर रिंग का होगा, पिस्टन का वियर नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट वियर ऑफ द पिस्टन रिंग, आपकी जो पिस्टन की लाइफ है इट विल बी इंक्रीजेस। अब पिस्टन रिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी कंप्रेशन रिंग, एक होती है आपकी ऑयल कंट्रोल रिंग। दो रिंग होती है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ, कंप्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग। मान लीजिए पिस्टन रिंग कितनी है, दो। तो ऑयल कंट्रोल रिंग और कंप्रेशन रिंग दोनों एक एक होगी। अब मान लीजिए पिस्टन रिंग है तीन, ऑयल कंट्रोल रिंग होगी वन, कंप्रेशन रिंग होगी दो। पिस्टन रिंग है चार, तो ये होगी वन और ये होगी तीन। मतलब ऑयल कंट्रोल रिंग हमेशा तीन एक ही होती है, और जो रिमेनिंग होती है वो क्या होती है, कंप्रेशन रिंग होती है। पिस्टन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जो सबसे नीचे वाली जो रिंग होती है, इट विल बी ऑयल कंट्रोल रिंग, हमेशा ऑयल कंट्रोल रिंग नीचे रहेगी और कंप्रेशन रिंग ऊपर रहेगी। ऑयल कंट्रोल रिंग का काम होता है कि जब आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स रेसिप्रोकेशन, व्हेन क्रैंक शाफ्ट और व्हेन क्रैंक ऑफ द पिस्टन, व्हेन कनेक्टिंग रोड ऑफ द पिस्टन, बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड ऑफ द पिस्टन विल डिप इनटू द क्रैंक केस, तो उस केस में जो इंजन ऑयल होता है वो सिलेंडर की चारों दीवारों पर चिपक जाता है नीचे की तरफ, पिस्टन के नीचे की तरफ। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट ऑयल बैक इनटू द क्रैंक केस, हम ऑयल कंट्रोल रिंग यूज में लेते हैं। वो ऑयल कंट्रोल रिंग क्या करती है, पिस्टन के नीचे जो सिलेंडर की जो सरफेस होती है वहां से ऑयल को स्क्रैप करके क्रैंक केस के अंदर भेज देती है। तो एक ही ऑयल कंट्रोल रिंग काफी होती है। कनेक्टिंग रोड का काम होता है कि कंबशन चैम्बर में जो गैसेस बनती है उसको आपके क्रैंक केस में आने से रोके। ठीक है, कहाँ पे आने से रोके, क्रैंक केस में आने से रोके। ये कंप्रेशन रिंग का काम होता है।
अब देखते हैं कि इसका मटेरियल क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पिस्टन रिंग, दो मटेरियल होते हैं दुनिया में, एक तो होता है डक्टाइल, एक होता है आपका ब्रिटल। एक तो होता है डक्टाइल, एक होता है ब्रिटल। हम्म। अगर हम डक्टाइल मटेरियल यूज में लेते हैं पिस्टन रिंग के लिए, तो उसमें होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अरे, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा, आपकी पिस्टन रिंग डिफॉर्म हो जाएगी। एंड पिस्टन रिंग डिफॉर्म होने से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज होने से क्या होगा, कंबशन चेंबर और क्रैंक केस के बीच में लीक प्रूफ जॉइंट स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब आप कंप्रेशन कर रहे होंगे, सक्शन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम होता है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द कंप्रेशन, तो कंप्रेशन करते वक्त क्या होगा, आपके पिस्टन के ऊपर जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, ड्यू टू द हाई प्रेशर इट विल मूव फ्रॉम द कंबशन चेंबर टू द क्रैंक केस, वो क्रैंक केस के अंदर चला जाएगा। तो अनबर्न्ड फ्यूल आपका क्रैंक केस के अंदर चला जाएगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आपका क्रैंक केस के अंदर चला जाएगा। अब ये जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्रैंक केस के अंदर जाता है, क्रैंक केस के अंदर जाता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द डक्टाइल पिस्टन रिंग, तो इस लॉस को हम कहते हैं ब्लो बाय लॉस। क्या कहते हैं, ब्लो बाय लॉसेस कहते हैं। एंड दिस ब्लो बाय लॉसेस इज द सेकेंडरी कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये याद रखना है। सेकेंडरी कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक का रीजन क्या है, आपका ब्लो बाय लॉसेस, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, बिना जला हुआ फ्यूल आपका क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा, दैट इज द सेकंड रीजन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। चलिए, ना अब होगा क्या, और इस पे अगर हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब पिस्टन रिंग डिफॉर्म हो जाएगी, पिस्टन विल नॉट स्टॉप मूविंग, पिस्टन विल नॉट स्टॉप रेसिप्रोकेटिंग। तो उस केस में क्या होगा, पिस्टन एकदम वन डायमेंशनल में रेसिप्रोकेशन करने के बजाय वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होने के बाद आपके सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा। और जब टिल्ट होने के बाद सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा, देन इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल बी वियर आउट, उसकी इंटरनल सरफेस खराब हो सकती है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही पिस्टन रिंग खराब हो, जैसे ही पिस्टन रिंग फेल हो, तो वो टूट जाए, और जैसे ही वो टूटेगी तो आपका इंजन उसी टाइम जैम हो जाना चाहिए, ताकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। और जब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो सिलेंडर के अंदर की सरफेस का वियर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही पिस्टन रिंग फेल हो, इंस्टेंटली हमारा इंजन जाम हो जाए। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल की पिस्टन रिंग लेते हैं। ब्रिटल मटेरियल की पिस्टन रिंग लेंगे तो हमारी जो पिस्टन रिंग होंगी वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता नहीं है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे टूट जाता है, वही तो होता है ब्रिटल मटेरियल। और ब्रेक हो जाएगी तो इंजन आपका जाम हो जाएगा, और जब इंजन आपका जाम हो जाएगा तो आपके पिस्टन और जो सिलेंडर के मध्य का जो रिलेटिव मोशन है वो रुक जाएगा, गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी, आपको क्रेन बुला के जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पिस्टन रिंग फेल होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि पिस्टन रिंग फेल होगी, और पिस्टन गाड़ी के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है, और पिस्टन भी घिस रहा है, और आपकी सिलेंडर भी घिस रहा है, तो आपको पूरा का पूरा इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ब्रिटल मटेरियल की पिस्टन रिंग यूज में लेनी है। साथ ही साथ में पिस्टन रिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपका पिस्टन और सिलेंडर का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाए, और उसके बीच में कोई भी वियर ना हो। इसीलिए वियर रेजिस्टेंस के लिए भी हम यहाँ पर एक एडिशनल मटेरियल का यूज करते हैं। तो पिस्टन रिंग के लिए आपको याद रखना है कि पिस्टन रिंग को ब्रिटल मटेरियल के लिए हम इसमें यूज में ले लेंगे कास्ट आयरन, और वियर को कम करने के लिए हम यूज में ले लेंगे सिलिकॉन। तो इसमें हम क्या यूज में ले रहे हैं, पिस्टन रिंग बनाने के लिए हम यूज में ले रहे हैं सिलिकॉन और कास्ट आयरन। इसमें लिखा नहीं क्या, यहाँ ये यहाँ लिख लो, पिस्टन रिंग बनाने के लिए यूज में लेंगे हम सिलिकॉन और कास्ट आयरन। सिलिकॉन और कास्ट आयरन की पिस्टन रिंग यूज में
ली जाती है। और जब हम कास्ट आयरन यूज में लेंगे, ब्रिटल मटेरियल है, सिलिकॉन यूज में लेंगे, वियर कम करेगा। ब्रिटल मटेरियल हम यूज में लेंगे तो ब्लो बाय लॉसेस कम हो जाएंगे, और सिलिकॉन यूज में लेंगे तो वियर कम हो जाएगा, घिसाव कम हो जाएगा, मैकेनिकल लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक होता है आपका इनलेट वॉल्व और एक होता है आपका एग्जॉस्ट वॉल्व। देखिए, इनलेट वॉल्व से आता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट वॉल्व से निकलती है फ्लू गैसेस। ठीक है, सबसे ज्यादा दुखी कौन सा होगा? एग्जॉस्ट वॉल्व होगा, क्योंकि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज्यादा होता है और फ्लू गैसेस का प्रेशर भी ज्यादा होता है। और इनलेट वॉल्व में ठंडा ठंडा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो बड़ा सुखी आदमी रहता है। अब आपसे यहाँ पे साइज पूछा जाता है कि किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है। देखिए, जो ज्यादा दुखी होता है ना, वो ये चाहता है कि ये समय बहुत जल्दी निकल जाए। आप खुद सोचोगे, दुख अपने जीवन में भी जब दुख आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये जो दुख वाला समय है ना, ये जल्दी निकल जाए, दुख वाला समय जल्दी निकल जाए। इसीलिए देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व पर प्रेशर ज्यादा है, इसके पास एक ताकत है कि ये इसके अपने समय को जल्दी निकाल सकता है ना। गैसेस है, हाई प्रेशर है, बहुत जल्दी निकल जाएगी, भाग जाएगी। प्रेशर ज्यादा है, फ्लो बहुत हाई स्पीड से होगा, है ना। नाउ इनलेट वॉल्व ठंडा ठंडा एकदम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा लोग आओगे उतना ज्यादा बढ़िया है। देखिएगा, एग्जॉस्ट वॉल्व का साइज छोटा रखेंगे, ध्यान से सुनना, एरिया कम होगा बट प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जॉस्ट वॉल्व का साइज छोटा रखेंगे, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो एरिया कम होगा तो उसका एरिया, कम एरिया हीट के साथ कांटेक्ट में आएगा, है ना। उसका समय छोटा है ना, साइज छोटा है, उसका समय साइज मान लो, है ना। तो इसका जो साइज है हम रखेंगे छोटा, क्योंकि इसका साइज छोटा रखोगे, मान लो एग्जॉस्ट वॉल्व का साइज छोटा रखोगे तो एग्जॉस्ट पोर्ट का भी साइज छोटा होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट का साइज छोटा होगा तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, एग्जॉस्ट पोर्ट से गैसेस फटाफट भग जाएगी। इनलेट वॉल्व में थोड़ा साइज हम बड़ा रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनलेट वॉल्व का साइज हम बड़ा रखेंगे, तो दोनों का साइज ध्यान रखना कि किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है। तो इनलेट वॉल्व का जो साइज है वो आपका बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व का जो साइज है वो आपका छोटा होता है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। एक तो इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व का आप मटेरियल याद रख लेना, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम वगैरह भी होता है इसमें। और एक सिलेंडर लाइनर होता है, आप गूगल कीजिएगा और उसका मटेरियल याद रख के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, एंड देन विल टेक क्लासेस फर्दर। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी बता देता हूँ मैं अपने क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की वर्किंग को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।